लर्निंग टू टीच ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर दूसरा क्लास 6 जिसका नाम है ग्लोब और जिसके आगे टाइटल है अक्षांश व देशांतर, तो ये हम करने जा रहे हैं। सबसे अच्छा ये टॉपिक है भूगोल की दृष्टि से और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम यहाँ पर डिटेल से करेंगे। 2 दिन के अंदर एक लेसन करेंगे। पहले अक्षांश करेंगे, उसके बाद देशांतर करेंगे और सामान्य जानकारी हम ग्लोब के बारे में प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? देखो, 2 चीजें होती है ग्लोब में। एक तो इसके अंदर रेखाओं का जाल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं भी ग्लोब के अंदर जो होती है वो रेखाएं होती है। और दूसरी अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये पृथ्वी का लघु रूप होता है, लघु रूप या प्रतिरूप होता है। 2 बातें होती है ग्लोब के अंदर, एक रेखाएं होती है, दूसरा हम इसे कह सकते हैं ये दूसरी पृथ्वी होती है। यानी कि जैसा कि पृथ्वी के अंदर होता है वैसा का वैसा ही ग्लोब के अंदर होती है। पृथ्वी का आकार बड़ा होता है लेकिन ग्लोब का आकार छोटा होता है। इसके अलावा हम ग्लोब के ऊपर क्या क्या चीजें दर्शा सकते हैं, जैसे कि क्या क्या चीजें दर्शा सकते हैं। हम इसके ऊपर कोई भी महाद्वीप है उसको हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा महासागर, इसके अलावा और बात करें तो द्वीप, इसके अलावा महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, द्वीप हो गया, देश हो गए, पर्वत, पठार, जिले, यानी कि अन्य सभी को हम दर्शा सकते हैं ग्लोब के ऊपर। और इसके अलावा इसकी खास बात क्या रहती है, ग्लोब के अंदर क्या खास बात होती है? इसका आकार छोटा होता है, इसी कारण इसे हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के ऊपर किसी दूसरे स्थान के ऊपर आसानी से ले जा सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं। ये इसकी क्या होती है? आरामदारी होती है ग्लोब की। तो सबसे पहले एक बार फिर से ग्लोब क्या होता है? इसके अंदर रेखाओं का जाल होता है। इसके अलावा ये पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है। इसके अलावा और बात करें तो ग्लोब के ऊपर हम कोई भी द्वीप है, पर्वत है, पठार है, झील है, महासागर है, महाद्वीप है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोब के हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के ऊपर हम ले जा सकते हैं। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो वो इस प्रकार होती है। इसके अलावा थोड़ी सी हम यहां पर बात कर लेते हैं आकृति से पहले रेखाओं की। तो जो रेखाएं जो होती है
रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये दो प्रकार की ग्लोब के ऊपर होती है। किस किस प्रकार की? पहली बात, एक अक्षांश के रूप में और दूसरी देशांतर के रूप में, जो हम आगे करेंगे। तो दो हो गई, एक अक्षांश के रूप में और दूसरी देशांतर के रूप में। तो ये छोटी सी बातें हैं ग्लोब के बारे में जो आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा ग्लोब के बारे में हम आकृति की बात कर रहे हैं। तो आकृति प्रॉपर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से क्या होता है? ग्लोब होता है। और इसके ऊपर क्या होती है? इस प्रकार से रेखाएं होती है। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या होती है? रेखाएं होती है। इस प्रकार से इसके ऊपर रेखाएं होती है। और इसी प्रकार से इसके ऊपर क्या होती है? इस प्रकार से रेखाएं होती है। इसी प्रकार से ये जो आकृति है ये ग्लोब की आकृति है। ये ग्लोब की आकृति है। जो बातें बताई थी वो ग्लोब के बारे में थी। अब देखो इसके अंदर रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, ये रेखाएं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। अक्षांश पहली बात, अक्षांश के अंदर अक्षांश, यहां पर छोटा सा मैं ग्लोब बना देता हूं, या इस प्रकार से पृथ्वी बना देते हैं। इस प्रकार से चपटी होती है। तो इसके ऊपर जो इस प्रकार की जो रेखाएं जो होती है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार की रेखाएं, या हम इसको ग्लोब भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये ग्लोब बन गया। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो पड़ी हुई जो रेखाएं होती है, पड़ी हुई रेखाएं। दूसरी बात, पड़ी हुई रेखाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा सारी की सारी जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? काल्पनिक होती है। काल्पनिक।
पड़ी हुई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश जो होती है, ये रेखाएं कैसी होती है? ये सारी की सारी काल्पनिक होती है। इसके अलावा हम और बात करते हैं अक्षांश के बारे में। तो जो अक्षांश है, पहली बात, अगर विभाजन की दृष्टि से देखें, विभाजन की दृष्टि से, तो अक्षांश जो है वो 180 होते हैं। 180 होते हैं। 180 का मतलब, हम थोड़ा सा इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम ये थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सामान्य। विभाजन की दृष्टि से अगर बात करें तो 180 होती है। इसके अलावा अगर मानचित्र के ऊपर बात करें, किसके ऊपर? मानचित्र के ऊपर। अगर मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें, अक्षांश रेखाओं की, तो वो क्या होती है? 181 होती है। मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 181 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वृत्त जो होते हैं, मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाएं 181 है। अगर हम वृत्तों की बात करें, किसकी? अक्षांश वृत्तों की, अक्षांश वृत्तों की अगर बात करें तो वो भी क्या होते हैं? 181 होते हैं। इसके अलावा एक अलग स्टेप नोट लगा के, अगर हम बात करें गलोब के ऊपर, किसके ऊपर? गलोब के ऊपर। अगर ग्लोब के ऊपर हम बात करें, किसकी? अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं की, तो यहां पर हम एक बात थोड़ा सा, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर बिंदु मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? बिंदु मान लिया जाए, तो ये जो रेखाएं हैं ये 179 रेखाएं होती है ग्लोब के ऊपर। मानचित्र के ऊपर कितनी होगी? चाहे वो डॉट है, अगर उसके ऊपर करेंगे तो ये सारी की सारी वहां पर लाइनों के रूप में होगी, तो इसका मतलब वो 181 होगी। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ और बातें करते हैं अक्षांश के अंदर, तो उससे पहले हम थोड़ा सा मानचित्र के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक तरफ हम मानचित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, तो ये क्या है? सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। इस प्रकार से जो रेखाएं जो खींची गई है, ये सारी की सारी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं को अगर हम बात करें तो दो भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर? दो भागों में। तो दो भाग कौन से हैं? देखो, दो भाग, तो हम बात करेंगे यहां पर इस सेंटर पॉइंट से एक रेखा होगी जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, उसके ऊपर 90, इसके नीचे 90। तो दो पार्टों में इसे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला देखिए आप, ये हम मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश है।
तो अब इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहां तक क्या होगी 90 डिग्री, और इसी प्रकार यहां पर हम आएंगे तो ये क्या होगी 90 डिग्री। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये उत्तरी हो गया, और ये हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया दक्षिणी हो गया। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, 0 से अगर हम ऊपर जा रहे हैं और 90 तक गए तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 0 से हम नीचे आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इसके बाद में हम छोटी छोटी बातें करते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये अगर हम मानचित्र की बात करें, अगर ये मानचित्र के ऊपर है तो ये जो रेखाएं होगी ये हम इनको काउंट करेंगे तो ये भी एक रेखा बन जाएगी मानचित्र के ऊपर, ये कितनी हो जाएगी 181 हो जाएगी। अगर हम इसको ग्लोब मान लें तो फिर ये 2 डॉट हो जाएंगे, और ये जो रेखाएं होंगी ये कितनी होगी 179। और इसके अलावा अगर इनको हम वृत्त मान लें तो वो वृत्त कितने होंगे, अक्षांश वृत्त 181 होंगे। अब कुछ थोड़ी सी इसके बारे में हम सामान्य जानकारी यहां पर नोट करते हैं। ये जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसी रेखा को 0 डिग्री बोल देते हैं, इसी रेखा को विषुवत रेखा बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं भूमध्य रेखा बोल देते हैं। तो पहली बात तो ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है मानचित्र के ऊपर है, सबसे लंबी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर, तो ये जो भूमध्य है या 0 डिग्री अक्षांश है, अब यहां पर हम अक्षांश बोलेंगे इसका नाम लेके 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो यहां पर ये सभी वृत्त अक्षांश, सभी वृत्त अक्षांशों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब देखो हम बात करें, अगर ये ग्लोब के ऊपर है, आपने देखा हो अगर आकृति, तो ये नहीं है भी ये सामने वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके बैक साइड के अंदर भी इसी प्रकार से रेखाएं हैं, इसी प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार ये भी क्या है बैक साइड के अंदर एक है, ये आकृति बना रही है। और किस प्रकार की आकृति बना रही है, ये गोलाकार बना रही है। तो इसलिए ये जो वृत्त है ये सभी वृत्तों के अंदर क्या है सबसे बड़ा है। दूसरी बात, हम 0 डिग्री से, किससे 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, देखिए यहां पर ध्यान से सुनना, 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी, यहां की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये जो वृत्त है, इनकी जो लंबाई है, वृत्तों की लंबाई, वृत्तों की लंबाई कम होती जाती है, कम होती जाती है। यहां तक कोई समस्या? देखो 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त है, इसके अलावा 0 डिग्री से चाहे उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाए, ये जो गोलाकार जो है ये लंबाई, इसी प्रकार ये लंबाई, इसी प्रकार ये लंबाई, ये क्या होती जाती है, यहां से ये ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो इनकी लंबाई के अंदर अंतर पड़ता है। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। इसके अलावा अक्षांश के अंदर और बात करें, ये जो जितने भी अक्षांश है ये किन के समानांतर है, ये सभी
सभी अक्षांश, तो मैं यहां पर सभी अक्षांश को लिख देता हूं। सभी अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर है, समानांतर है। इसके अलावा सभी अक्षांश वृत्त है, सभी अक्षांश है वृत्त है। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने बता दी है सारी की सारी बातें आपको भी, सारे के सारे जो अक्षांश हैं उनके बारे में, जो अक्षांश के बारे में जो विशेषता वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कुछ है, एक लाइनें हैं जो बच गई है भी। एक अक्षांश से, किससे, 1 डिग्री अक्षांश से, ये जो डिग्री वाला जो चैप्टर है, ये डिग्री जिसको हम बोल रहे हैं बारी बारी से, ये आगे हम बात करेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे देशांतर के अंदर टाइम जोन को, वहां पर हम बात करेंगे। तो एक बारी यहां पर समझने के लिए 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश, अगर इसके बीच की दूरी हम बात करें तो 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, देखो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच के अंदर जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। इसके अलावा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। ये बातें हो गई। इसके अलावा अब हम कुछ सामान्य बात करते हैं भी। अक्षांशों के अंदर ये जो हमने लिखे हैं 0 डिग्री से 90 उत्तरी और 0 डिग्री से 90 दक्षिणी, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, तो देखो पहली जो महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं, कौन कौन सी रेखाओं को छोड़कर महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। देखो पहली बात 0 डिग्री, कौन सी 0 डिग्री, कौन सी, ये 0 डिग्री, इसको ही हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तीनों ही नाम एक ही है, ठीक है। इसके अलावा 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि ये, इनको छोड़ के जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण रेखाएं कौन सी है, अब देखो यहां पर एक तो रेखा हम यहां पर ये मान लेते हैं, देखो प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, एक तो ये रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी आपको जरूर बोलना है, उत्तरी अक्षांश। अब मैं बारी बारी से नहीं बोलूंगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश बोलते जाएंगे। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर मैं लिख देता हूं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश, या मैं यहां पे लिख देता हूं दक्षिणी अक्षांश, इसके अलावा ये जैसे रेखा है इसको मैं लिख देता हूं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां तक कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने कौन सी बताई है, 0 डिग्री सबसे बड़ी ये रेखा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा है वो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव जिसको बोलते हैं। इसके अलावा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 3 तो हो गई। इसके अलावा इन तीनों के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो रेखाएं हैं ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है। इनका नाम क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं भी, इनका क्या क्या नाम है। देखो इसका जो नाम है कौन सा, 23.5 डिग्री वाला, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसके अलावा इस 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसके अलावा इस 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, आर्टिक। आर्टिक। इस 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, ये नाम गलत हो सकता है अभी, अंटार्कटिक। तो इसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिक। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। इसके अलावा यहीं से आपको समझना है, अक्षांश जो होते हैं ये किसको डिवाइड करते हैं, ये तापमान को दर्शाता है भी। किसको, तापमान को। तापमान तो जो तापमान को दर्शाता है, तो इसके बीच के अंदर जो कटिबंध है जिसको हमने जोन बोला था, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के। कौन कौन से, देखो पहले उष्ण कटिबंध। कौन सा, उष्ण कटिबंध। कटिबंध। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा शीत कटिबंध। इनकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। शीत कटिबंध साधारण बातें मैं यहां पर आपको बता दूंगा। शीत कटिबंध, देखो उष्ण कटिबंध वाला कौन सा है, उष्ण कटिबंध वाला 0 डिग्री से लेके ये ब्लैक वाला जो मैं निशान लगा रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। और इसके अलावा ये जो रेखा है आपकी, ये जो सारा का सारा जो इलाका है, इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण। इसके अलावा ये जो इलाका है आपका, ये लाल रंग वाला, और यहां पर भी ये लाल रंग वाला, इसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, ठीक है। इसके अलावा जो बच गया ये नीले रंग वाला, ये इसके अंदर भी निशान लगा देता हूं, ये भी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, ठीक है। और ये जो बच गया सारा का सारा, इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। अब यहां पर है सामान्य सी जानकारी, जैसे उष्ण कटिबंध की क्या विशेषता होती है, यहां पर जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर एक बार सीधा चमकता है। हालांकि 0 डिग्री के ऊपर 2 बार सीधा चमकता है, लेकिन हम बीच की बात कर रहे हैं पूरे के पूरी, तो यहां पर क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा, सॉरी अपने गर्मी ज्यादा होती है, और वर्षा भी अधिक होती है। हालांकि थोड़ा बहुत अपवाद है, वो हम प्रॉपर बाद में बात करेंगे, लेकिन उष्ण कटिबंध का क्या मतलब है, यहां पर गर्मी ज्यादा होती है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब है, यहां पर गर्मी और ठंड जो है दोनों क्या होती है, लगभग समान रहती है। ना यहां पर ज्यादा ठंड होती है, ना यहां पर ज्यादा गर्मी होती है। इसका कारण क्या होता है भी, सूर्य सीधा नहीं चमकता, लेकिन यहां पर सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी होती है। इसके अलावा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध का मतलब क्या होता है, यहां पर जो होती है प्रॉपर रूप से अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। इसका कारण क्या होता है, ये ध्रुव है और यहां पर क्या होती है, बर्फ है, जमी रहती है। और ये बर्फ जमने का क्या कारण है, सूर्य का प्रकाश यहां तक है न पहुंचना, यानी कि 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और 6 महीने तक है नहीं पहुंचता।
तो ये यानी कि यहां पर ठंड ज्यादा होती है, यहां पर ना ठंड होती है ना गर्मी अधिक होती है, और यहां पर क्या होती है, गर्मी अधिक होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ये आपका जो अक्षांश का जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। इसके अलावा हम देशांतर जो है वो कल करेंगे, और तब तक आप इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।